मेरा दिल ये पुकारे आजा, अब वो हिट हो रही। चौथे ड्रामे से मेरी पेमेंट हो गई 25 रुपए रोज। उस जमाने में तो कमर्शियल शो होते थे, तो कमर्शियल शो में हमें 21 दिन का ड्रामा होता था। उमर भाई के साथ जब मैंने किया पहला ड्रामा बकरा किस्तों पे 2500 लिए थे। तो मैंने जब अपने डायरेक्टर को कहा और प्रोड्यूसर को कि मेरा 50 बढ़ा दो, 300 कर दो पर शो, तो उन्होंने ड्रामे से निकाल दी। मैं असल में बनना चाहता था, फ्रूट मार्केट में मेरा काम था। ये जो केले जो बनाना है उसका आड़ती था मैं। अच्छा। माशाल्लाह, हाँ, उस जमाने में मेरा बड़ा अच्छा काम होता था। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि मैं 78 में 2000 रुपये रोज के कमाता था वहाँ से। इतवार को 2 शो हुए तो आपको 50 रुपये मिला। आपको 50 रुपये मिला। वीजा लगा दिया इंडिया का, वीजा लग गया। मैं गया ही नहीं, मैं उमर भाई का ड्रामा करने लग गया। फिर कॉल आई, यार आपने वीजा लगवा लिया, आप आए नहीं। और मुझे इंडिया से बहुत मोहब्बत मिली, मुझे इंडिया वालों ने जिताया। और वो हकदार को हम देते हैं कि यार नहीं, ये डिजर्व करता है, इसको बिल्कुल। शाहिदी को एक्टर को ये दुआ करे जो दुआ मैंने की कि या अल्लाह मुझे कभी सुपरस्टार मत बनाना और नंबर 1 टॉप एक्टर नहीं, मुझे ऐसा एक्टर बनाना कि लोगों के दिलों में जिंदा रहूं हमेशा। देखना चाहते हैं, इसीलिए तो ईद पे कर रहे हैं हम लोग। अब्बा शादी करा के ड्रामे का नाम है हमारा। क्या बात है, मतलब इस ईद पर जो है वो मीठी ईद पे और कुछ खट्टा मीठा सा देखने को मिलेगा। समझ लेते खट्टा मीठा, ये समझ लें आप कि रबड़ी खराब हो गई। खट्टी भी हो गई और वो मीठी भी हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान शैला महमूद और आप देख रहे हैं मुझे वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम, यानी कि टी टाइम, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं शोबिस की ऐसी शख्सियात से जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जिनके बारे में आप बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। और हम उनसे जो है वो उनके करियर के बारे में बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, उनकी थोड़ी बहुत कभी कभी जो है मैं पर्सनल बातें भी निकलवा लेते हैं। तो बिल्कुल जनाब, हर एपिसोड की तरह इस किस्त में भी जो है वो हम आपकी मुलाकात ऐसी ही एक जानी पहचानी शख्सियत से करवा रहे हैं, जिनके बारे में क्या कहें कि अपनी कॉमेडी के जरिए से जिन्होंने सबको हिला डाला, उन्हें कहते हैं रऊफ लाला। कैसे हैं रऊफ भाई, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके कीमती वक्त में से जो हमने आपको ग्रैब किया है वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कीमती वक्त नहीं होता, वक्त सबके लिए एक जैसा होता है। वक्त की कदर करनी चाहिए। और आप जो हैं तो सैला, मेरे साथ काफ़ी पुराना आपका मेरा रिश्ता है, उस हवाले से आपको तो टाइम देना ही था मुझे, चाहे कुछ भी हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं नाज़रीन यहाँ बता दूँ आपको कि रऊफ भाई उन अदाकारों में से हैं कि जब मेरे करियर की इब्तिदा थी, कोई 2009 और 10 की बात है, तो कुछ लोग थे जिनसे मैं छट करके जहाँ फंसती थी फ़ौरन कॉल करती थी, रऊफ भाई ये हो गया है, और रऊफ भाई हमेशा हाजिर रहे। तो ये जो मेरे घर पे भी आ चुकी है माशाल्लाह, घर भी शूट किया इन्होंने। तो रऊफ लाला, ये बताएं कि ये जो आपके अंदर एक आर्टिस्ट होने के बावजूद एक आजिज़ी वाला अंसर कह लें, ये आप में नहीं आया कभी कि वो जो एक स्टार्स में आ जाती होती है बात अक्कर वाली? और नहीं शैला, मैं आपको बताऊं, जो शोहरत और जो इज्जत अल्लाह ने मुझे बख्शी, और मुझे 2 टाइम, एक बकरा किस्तों पे 89 में मेरा हिट हुआ, मैं पूरी दुनिया घूम के आया और बड़ा अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी और लोगों ने बड़ा प्यार दिया। इसके बाद 2006 में इंडिया के अंदर मैंने लाफ्टर विन किया, तब अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और इतना नाम दिया। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को दुनियावी चीज़ें समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है जो मैंने करनी है, इसमें किस बात का गुरूर और तकब्बुर, किस बात का? हमने तो बड़े बड़े स्टारों को देखा। मुझे 42 साल हो गए आज इस ड्रामा फील्ड में। मेरे सामने कितने लोग आए गए, मेरी इज्जत में, मेरे काम में, मेरी पेमेंट में, मेरी शोहरत में अल्लाह ने इजाफा ही किया। हर रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। उम्र के उस हिस्से में जबकि मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला के करम है तो अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं आर्टिस्ट के, जी मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं इतना और बिकता हूँ और ये वो, तो ये सब बेकार है। हिट जो है वो मेरा अल्लाह है, एक ही है, वही वन मैन शो है बस, और कोई नहीं है दुनिया में। तो आप क्या समझते हैं कि बाकी लोग ऐसे
सोचते क्या चीज होती है, ऐसी क्या चीज होती है जो अब इंसान का ना दिमाग खराब कर देती है जब आप शोहरत पे शोहरत तो खराब करती है दिमाग में, ये नहीं कहता कि नहीं करती, लोगों को कर देती है, बहुत से लोगों को जिनको नहीं मिली। हम तो नीचे से आए हैं ना, हमने तो फुटपाथों पे बैठ के ड्रामे लिखे हैं, हमने रात को फुटपाथ के जो बल्ब जल रहे हैं उसके नीचे बैठ के मैंने ड्रामे लिखे हैं, अपने हाथों से सेट लगाए। तो मुझे इस चीज का मजा है, मुझे पता है इस चीज का। मैं कोई अल्लाह ना करे कि एक रात में हिट नहीं हुआ हूँ जैसे लोग आजकल हिट हो रहे हैं। नहीं, आजकल की शोहरत आप क्या समझते हैं कि ये शोहरत है? ये शोहरत नहीं है, ये तो समझ ले कि एक टिकटॉकर है, हिट हुआ, उसने अच्छा खासा कमा लिया तो इतने में दूसरा आ गया। अब वो सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया जो है वो इतना फैल गया है, इतना फैल गया है सैला कि मतलब किसी को कोई पता नहीं है। छोटा बच्चा है वो कह रहा है पीछे देखो पीछे, वो हिट हो रहा है। लड़की है वो गाना गा रही है, मेरा दिल ये पुकारे आजा, अब वो हिट हो रही। अब देखो ना जिस फिल्म का ये गाना है वो फिल्म में उस दौर में हिट हुआ होगा। आजकल कोई पता नहीं है शोहरत कब किसको किस वक्त मिल जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन बहुत कम वक्त नहीं होता है, ये कम वक्त की शोहरत होती है तो फिर वो रहती भी उतनी है। ये भी बता दूं हमारे पीछे 42 साल हैं, हमने बड़े बड़े लोगों के उस्तादों, हाँ उस्तादों के साथ काम किया है, उनसे सीखा है, उनके पांव दबाए हैं, उनके लिए पानी लेके आए हैं, चाय लाए। तो आज अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे दिया। सदाबहार वाली बात है, जैसे लस्सी होती है ना दुकान में लिखा होता है सदाबहार लस्सी, हम लोग वो लस्सी है कि हम लोग सदाबहार है, गर्मी हो या सर्दी हो, हाँ ये लस्सी वो चलती रहती है। तो मतलब ये कहने का कि हमारे काम में उनके फर्क है। ठीक है, वो आजकल का मीडिया है, सोशल मीडिया है, यूथ का जमाना है, तो हिट हो जाते हैं। तो अल्लाह की मर्जी के बगैर तो वो भी नहीं हिट हो सकते। टिकटॉकर हजारों हैं, बिल्कुल, जिसको अल्लाह इज्जत दे होगी। हाँ ये बात तो है कि जिसको अल्लाह इज्जत दे, फिर उस इज्जत को पकड़ के कायम रखना है, वही फनकार है, वही असल फनकार है। आप तकब्बुर में रखना है आपने। मैं बताऊं ना, आप मुझे जानती हैं इतना टाइम पुरानी, जब से आप पहला इंटरव्यू मेरा ख्याल है आप ही ने किया सब कुछ। तो कहने का मतलब है शाला कि ये शोहरत वोहरत सब फानी है। देखे ना स्टार पाकिस्तान में एक से एक बड़ा स्टार नाम वाला हुआ, दुनिया से चला गया ना, हमने भी जाना। तो ये तो जितना वक्त मेरे ख्याल में है उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं। अब देखें, सीनियर्स की इज्जत करें, अपने जूनियर को समझाएं, उनको बताएं थिएटर क्या है। आपकी जो फील्ड है आप उसके बारे में बताओगे ना, तो आप बताओ कि भाई स्टेज पे आना किस तरह है, मूव किस तरह लेनी है, डायलॉग कैसे देना है, पंच कैसे फेंकना है, काउंटर किस तरह लगता है, सारा कुछ बताना पड़ता है। जूनियर को अगर दिलचस्पी है तो सीखेगा, और अगर नहीं। मैं तो जब भी ड्रामा करता था तो उमर शरीफ ड्रामा करते थे तो मैं पीछे से पूरा सुनता था ड्रामा। और कई दफा तो ऐसा हुआ है कि उनकी तबीयत खराब हुई तो उनका रोल मुझे भी करना पड़ा। अच्छा, हाँ, यहाँ किया 8 कौंसल में मैंने ईद के दिन सारे किंग में। आप उमर शरीफ बने थे? मैं उमर भाई का रोल किया था, बादशाह वाला। उमर भाई की तबीयत खराब थी तो मैंने किया था वो रोल। हालांकि उस ड्रामे में शकील सिद्दीकी थे, सिकंदर सनम, सलीम आफरीदी, सफदर हैदर, बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। मुझसे करवाया डायरेक्टर ने रोल। उमर भाई ने कहा इसको बोलो ये कर लेगा लाला। क्या बात है। तो एक दूसरे को देखने से सीखने से सब कुछ आता है। अच्छा रूपलाल, ये बताएं कि जाहिर सी बात है जब आप बचपन में थे, जब आप बड़े हो रहे थे, तो उस वक्त सोचा था कि आपने जो है वो एक्टिंग की फील्ड में आना है और स्पेशली कॉमेडी के इसमें आना है? नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे खानदान में कोई नहीं, दूर तक, बहुत दूर। 4 बसें बदल लें आप तो भी आपको नजर नहीं आएगा, 6 रिक्शे बदल लें फिर भी नजर नहीं आएगा, मेरे खानदान में कोई नहीं। असल एक्चुअल मुझे जो है ड्रामा लाइन का शौक नहीं था। मुझे तो ड्रामे की कोई बात भी करता था तो मुझे चिढ़ होती थी। अच्छा, तो नजर हुसैन आर्ट काउंसिल में देखा है नजर भाई। बिल्कुल। नजर भाई मेरी वालदा के बेटे बने हुए थे। मेरे बड़े भाई को शौक था, उनको शौक था विलेन बनने का। ओके। तो वो एक्टिंग का शौक था, तो वो टीवी वगैरह के लिए नजर भाई के साथ होते थे। तो नजर भाई घर पे आया ना तो मेरी तस्वीर लगी हुई थी। तो मैं स्कूल से आया था, ये कोई बात है कोई 76 की। हाँ, तो मैं स्कूल से आया था, अपना 9th में था। तो मैं आया और नजर भाई ने मुझे देखा, कहने का वो मुझे आज भी हीरो ही कहते हैं। कहने का हीरो एक्टिंग करोगे? मैंने कहा नहीं मुझे नजर भाई मुझे नहीं करनी एक्टिंग। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। फिर वो कुदरत को वो बात पता नहीं अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। कहने लगे कि अच्छा तुझे वो है ना, चल अब तू इसी में। तो हुआ ये कि एक दोस्त के साथ गए, अपने उस्ताद का ड्रामा चल रहा था अनीफ जानी का, उनकी रिहर्सल में
एक आर्टिस्ट नहीं आया था, उन्होंने कहा कि आपने करना है। मैंने किया तो उस ड्रामे में मुझे पहला अवार्ड मिला। क्या बात है, और ये पहला काम था आपका? हाँ, फिर दूसरे ड्रामे में मुझे तीसरा अवार्ड मिला और तीसरे ड्रामे में मुझे फिर तीसरा अवार्ड मिला। फिर चौथे ड्रामे से मेरी पेमेंट हो गई 25 रुपए रोज, मतलब पर शो 25 रुपए पर शो। और शो कितने होते थे हफ्ते में? हफ्ते में नहीं, वो तो उस जमाने में तो कमर्शियल शो होते थे तो कमर्शियल शो में हमें 21 दिन का ड्रामा होता था। मेमनी हो या उर्दू ड्रामा तो 21 दिन का होता था। मतलब उस वक्त के 2500 अच्छी खासी रकम नहीं, 2500 नहीं, सॉरी 25 रुपए। वही मैं सोच रही थी उस वक्त 25 रुपए 25 रुपए पर डे, 25 रुपए पर शो। ओके, इतवार को 2 शो हुए तो आपको 50 रुपए मिले। आप पूछो 50 रुपए मिले, तो वो उस दौर में। तो जब बकरा किस्तों पे किया तब मैंने 2.5 लाख क्या बोलते हैं यार, 2,500 लिए थे। तो मैंने जब अपने डायरेक्टर को कहा और प्रोड्यूसर को कि मेरा 50 बढ़ा दो, 300 कर दो पर शो, तो उन्होंने ड्रामे से निकाल दी। ये क्या बात? तो ये दुनिया। तो उस वक्त जो आपकी पहली जो 25 रुपए आपको पर डे मिलते थे, तो जाहिर सी बात है आपका तो इरादा ही नहीं था इस फील्ड में आने का। तो रऊफ लाला एक्चुअल में क्या बनना चाहते थे? मैं असल में बनना चाहता था, फ्रूट मार्केट में मेरा काम था। सही। ये जो केले जो बनाना है उसका आड़ती था मैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, उस जमाने में मेरा बड़ा अच्छा काम होता था। सही। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि मैं 78 में 2,000 रुपए रोज के कमाता था। वाओ। तो भाई आजकल तो नॉर्मल बेचारे डेली वेजेस वाले नहीं कमा पाते। तो उस जमाने में मैं आड़ती था ना, केले का व्यापार था मेरा। सही। मेरा यहाँ बड़े होटलों में आता था केला। सही। तो काम का शौक, मतलब बिजनेस की तरफ आपका ज्यादा रुझान था। हाँ। फिर लेकिन फिर जब आप इस फील्ड में आए तो फिर मैं वो उसमें मुझे लॉस हुआ, वो मैंने छोड़ दिया। फिर काफी टाइम बेरोजगार रहा, फिर मैंने बहुत काम किए ये वो। फिर इसके बाद जो है मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली 87 में, और 2002 में मुझे उन्होंने निकाल दिया। टाइम नहीं था, मैं वहाँ जाता नहीं था। तो ZMC में मेरी जॉब थी, उन्होंने निकाल दिया। फिर मैंने रेगुलर इसको टाइम दिया थिएटर को। फिर थिएटर पे लगा। बिल्कुल। और फिर थिएटर में जो है वो रऊफ लाला का तूती बोलने लग गया। मजीद भी हम इनसे बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम और मैं हूं आपकी मेज़बान शहला महमूद। और आज हमारे पास जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं रऊफ लाला। और वो बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि इससे पहले जो है वो एक बिजनेसमैन थे और बनाना बिजनेस था इनका बहुत बड़ा। बनाना बेचते थे भाई, और वो छोटे लेवल पे नहीं बेचते थे, बड़े लेवल पे बेचते थे। हाँ बिल्कुल, आड़ती जिसको कहते हैं कि डायरेक्ट मंडी से जो लिंक होता है। मंडी में ही हमारी शॉप थी। बिल्कुल। कच्चा केला आता था, उसको हम स्टोरेज में ले जाते थे, कोल्ड स्टोरेज में वहाँ पकता था। फिर 8 दिन फिर सबको जो एक्सपोर्ट हमारे ग्राहक होते थे, बड़ी होटल वाले, कोई शॉप वाले, वो आके हमसे ले जाते थे। सही। तो जिस वक्त आप इस तरफ शिफ्ट हुए तो फैमिली की तरफ से कोई वो नहीं आया, प्रेशर नहीं आया कोई? फैमिली ने तो मुझे मतलब मेरी वालदा मुझे जरा चाहती थी, वालिद साहब थोड़ा वो होते थे कि यार ये क्या कर रहे हो ना, मतलब एक होता है कि ये इसमें कोई आगे कोई वो नहीं है, फ्यूचर नहीं है। मेरी माँ की मुझे दुआएं थी, और मैं 40 साल मेरी माँ के पाँव को चूम के हाथ लगा के घर से निकलता था। क्या बात, ये मेरी आदत में था। तो अल्लाह ताला ने वो मेरी माँ का फैज़ मुझे दिया। क्या बात, अल्लाह ने इज्जत दी। तो माँ की दुआएं तो शामिल हैं ना। बिल्कुल, तभी तो इंसान कामयाब होता है। और इसके अलावा जाहिर सी बात है जिस वक्त आप आगे बढ़ रहे थे बाकी सारे आर्टिस्ट भी आपके साथ थे, जैसे कि आपने उमर भाई का नाम लिया कि उमर शरीफ को आप फॉलो करते थे। तो थिएटर में कोई ऐसा बंदा इसके अलावा? देखिए, उमर भाई जो है ना वो 75 में आए और मैं 77 में आया। अच्छा। हम 2 साल सीनियर हैं मुझसे। सही। और मैं उनसे 2 साल जूनियर हूँ। सही। बाकी हमारे उस्ताद जो हनीफ जानी, उन्होंने मुझे ड्रामा में लिया, फिर उनके ड्रामे वनडे की, फिर फुरकान हैदर साहब ने कमर्शियल ड्रामों में लिया मुझे। वैसे मैं सबसे पहले जो मुझे लिया था वो लियाकत सोल्जर और रज़ाक राजू ने उन्होंने लिया अपने ड्रामों में। जुल्करनैन हैदर लिखते थे, उनका ड्रामा आदम जी में हम करते थे, तो मैं उनके साथ करता रहा, छोटे बड़े कैरेक्टर ये वो कर ऐसा। फिर उमर भाई के साथ जब मैंने किया पहला ड्रामा बकरा किस्तों पे,
और पहला ही ड्रामा वो तो सुपर डुपर धूम मच गई ना उस वक्त भी, मुझे फिर इसके याद है। बाद तो फिर उमर भाई के साथ ही रहे, करते रहे, फिर उनके साथ पूरी दुनिया घूमी। फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल 89 में मैं और उमर भाई फर्स्ट टाइम गए थे बकरा किस्तों पे लेके यूएसए और कनाडा, और बड़ा उसका रिस्पॉन्स। 22 स्टेट में ड्रामा किया, बहुत टिकटें नहीं मिलती थी, इंडियन अदाकार आके देखते थे ड्रामा। क्या बात है। आशा भोसले का शो था सामने, इधर हमारा शो था, इधर आशा भोसले का शो था। शो वो अपना शो जल्दी खत्म करके यहाँ क्या उमर शरीफ का ड्रामा बकरा किस्तों पे हमने देखना है। बड़े धर्मिंदर आए थे, उनके बेटे, मतलब अमेरिका में जो भी आर्टिस्ट थे सब ने आके देखा वो ड्रामा। अच्छा रऊफ भाई, ये बताएं कि थिएटर में एक जो बर्जस्तगी होती है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, जिसको आप लोग के ख्याल में कहते हैं ना कि वो जी कॉमेडी की तो टाइमिंग होती है। तो ऐसा कभी होता है कि आप जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें स्क्रिप्ट से हटके हो गई, मतलब फिल्मबंदी करना पड़ता है, हमें अच्छा। जाहिर करना पड़ता है, रह के प्लॉट में रह के। अच्छा, अब ये जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, अब ये सीन चल रहा है हमारा, अगर कोई अच्छी बात आती है, आमद आती है मुझे, तो वो मैंने कर दी, ठीक है, तो वो उसके बाद आपको क्यों दे दिया ताकि आप बोले, सही, तो वो होता है, वो जरूरी है, आपको एक्सटेम्पोर बोलना जरूरी है। लेकिन सामने वाला अगर मेरा जैसा बिल्कुल निठल्ला हो, नहीं, वो आप एक ड्रामे में ऐसी होंगी, दूसरे ड्रामे में तो आप ऐसे जवाब दे रही होंगी सामने हमें खड़े होके, तो वो कोई मसला नहीं है। थिएटर में तो देखें वास्तव में ऐसी ऑडियंस आ जाती है जो आपको मतलब सामने से जवाब दे, कुछ आवाज कसती है, अच्छा। तो उसका बर्जस्ता जवाब देना पड़ता है उधर से। ओके, मतलब ऑडियंस रिस्पॉन्ड कर रही होती है भाई आपको। तूने पैसे जमा करके ड्रामा देखने आ गया तो अपने पैसे वसूल कर। अच्छा, वाह। कोई चीख रहा है तो उसको बोला भाई अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है इसलिए तू पीछे बैठा है, अगर तू पैसे वाला होता तो आज आगे बैठा होता। अच्छा, लाइव जो थिएटर होता है तो उसका ये भी एक रंग है। उसमें तो करना पड़ता है, जरूरी होता है। तो थिएटर से फिर टीवी की तरफ किस तरह आमद हुई? टीवी हमने किया था, मैंने पहला ड्रामा किया था, बड़ा ड्रामा था, हैदर इमाम रिजवी साहब का, अदर शाह खान साहब का लिखा हुआ बर्गर फैमिली। फजीला काजी फर्स्ट टाइम आई थी उस ड्रामा में, उसमें मैंने अतर भाई ने बड़ा अच्छा रोल लिखा था मेरा। वो कैंट स्टेशन पे लोग रिक्शे और टैक्सियां खड़ी करते हैं मुसाफिरों को ले जाने के लिए, मैं साइकिल लेके खड़ा हुआ हूँ, उस पर लिखा हुआ है साइकिल टैक्सी, और मैं लोगों को बिठाता हूँ अपनी साइकिल के पीछे कम पैसों में, और उनका सामान सर पे रखता हूँ, दरवाजा बंद करता हूँ, मुंह से गाना गाता हूँ, साइकिल पे बड़ा कॉमेडी रोल था। सही। हाँ, और ये किस सन की बात है? आप टीवी की तरफ कब आया? ये मेरा ख्याल है हम लोग 86 की बात होगी। अच्छा, काफी पुरानी बात है। हाँ, 7 अच्छा, उस वक्त तो इतने ज्यादा चैनल्स भी नहीं थे, हाँ। तो वो जो एक पहचान आप बनाते हैं और वो जो फेम आपका बन रहा था, और फिर जाहिर सी बात है अगर आप कहीं जाते उस वक्त, क्योंकि सोशल मीडिया का तो दौर था ही नहीं, तो मेरे ख्याल में आर्टिस्ट वही होते हैं कि आप जब आप पीटीवी से स्टार्ट किया था ना, तो वो पीटीवी में क्या होता है कि पीटीवी के अंदर आप काम कर रहे हैं तो पीटीवी के कुछ असूल होते हैं, उसके तहत आपने काम करना होता है। वहाँ कोई जुगत नहीं चलती, कोई एक्सटेम्पोर नहीं बोल सकते, कोई फिल्मबदी आप नहीं बोल सकते, और वो भी खास करके अतर शाह खान साहब जैसे जो मॉनिटर में देखते थे सामने वाले की परफॉर्मेंस, तो खुद बोलते जाते थे इस तरह वो मतलब लोग थे, वो इतने बड़े आर्टिस्ट थे, तो अब उनके साथ काम करने का थोड़ा सा तजर्बा वो भी हमें अच्छा मिल गया, तो हमें मूव का पता चला। तो मैंने अपने ड्रामों, मैंने उमर भाई और मोइन अख्तर से, उमर भाई से 2 दफा, मोइन भाई से 1 दफा इनाम लिया, 1000 रुपए। उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया? हाँ, एपिशेट सेट पे दिया मुझे, उमर भाई ने दिया 1000 रुपए 1 दफा इनाम मुझे सेट पे। तो फिर काफी टाइम बाद, कोई 8-10 साल बाद, मैंने कहा आपके 1000 रुपए मैंने आज तक संभाल कर रखे। कहने तूने खर्च क्यों नहीं किया? मैंने कहा पता नहीं भाई, आप वापिस मांग लो। यहाँ भी कॉमेडी कर दी। हाँ, तो वो आज पढ़े, कहने का खर्च कर दे। मैंने कहा भाई वो अपनी बहुत बड़ा नोट है, उस जमाने में 1000 का बड़ा नोट। वाह वाह। तो आपने वो अभी भी संभाल के रखा? हाँ, मेरे सब संभाले। क्या बात है, सबके संभाले। वो जो आपको एज टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मिलते थे? हाँ, वो 1000 का नोट से कम देते नहीं थे, कि उमर शरीफ, मोइन अख्तर कोई छोटा नाम तो नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी दिया इस तरह हम देते हैं किसी को, अब मैं देता हूँ किसी को, कोई काम मुझे पसंद आता है तो मैं उस आर्टिस्ट को ये नजराना कहते हैं कि भैया ले लो। अच्छा, जो यंग जनरेशन जो थिएटर की तरफ आ रही है और जिस तरह का अब थिएटर आप देख रहे हैं, तो क्या डिफरेंस देखते हैं इसमें और आपके वाले दौर में? क्योंकि अब हम देखते हैं तो अब सहूलियात मेरे ख्याल में ज़्यादा हैं, टेक्निकली अगर हम देखें तो। देखिए, मैं आपको बताऊं,
थिएटर के लिए सबसे बड़ा राइटर चाहिए। बिल्कुल, स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होगा तो थिएटर अच्छा नहीं हो सकता। राइटर अभी तक कोई नहीं मिला। पुराने राइटरों में एक ही राइटर हैं थिएटर के हवाले से, जो अभी अल्लाह इनको जिंदगी दे, अनवर मकसूद साहब, वो लिखते रहते हैं थिएटर के हवाले से। लेकिन हम लोग जो थिएटर करते हैं वो है कमर्शियल थिएटर। ठीक है, उसमें राइटर कॉमेडियन ही होता है। उमर भाई ने सारी जिंदगी अपना ही ड्रामा लिखा हुआ किया। हाँ, एक दो दूसरों के भी किए, लेकिन अपना किया। और क्योंकि राइटर जो, हाँ, क्योंकि लिखना जो कॉमेडियन खुद लिखेगा ना, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ के उसको डिलीवर, मेरे ख्याल में कि वो उसको डिलीवर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जमाने में जो राइटर होते थे ना, तो उनमें जुल्करनैन हैदर लिखते थे, अमीन लाला लिखते थे, उस्मान मेमन लिखते थे, रज़ाक राजू लिखते थे, लियाकत सोल्जर लिखते थे, अच्छा उमर शरीफ लिखते थे, कंवर खुर्शीद अहमद लिखते थे। सब अच्छा लिखने वाले लोग थे। अब तो आर्टिस्ट को खुद लिखना होता है। वो लिखना क्या होता है, प्रोड्यूसर कहता है यार बना लो यार, हाँ, कुछ भी बना लो। हाँ भाई, लड़की के 2 गाने रख लो, बाकी तुम लोगों की अपनी जो भी कॉमेडी है वो कर लो। बस इस तरह मैं आज भी ड्रामा प्रॉपर लिखता हूँ, प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ। अगर सिचुएशन में मुझे गाने की जरूरत है तो मैं डालता हूँ। अच्छा। वरना मेरे गाने नहीं होते। अच्छा। और गाने भी मेरे ऐसे होते हैं जो मतलब है कि मैंने वो डाले गाने जो लोगों के जहनों में भी नहीं। मैंने एक ड्रामा किया तो उसमें मैंने गाना वो डाला कि मेरी बीवी को ससुराल वाले ले जाते हैं, मैके वाले, तो फिर वो छुप के दोनों मिलते हैं तो गाना कहीं 2 दिल जो मिल जाते, दर्पण साहब की फिल्म सहेली का गाना डाला, जो लोगों को, न्यू जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा। तो इस तरह के मतलब गाने डालो, सिचुएशन के हिसाब से आए, अच्छा लगता है। वो वल्गरिटी ना होगा। हाँ, वल्गरिटी ना हो। थिएटर वो है ना कि थिएटर देखने के लिए लोग आते हैं अपनी माँ एंजॉयमेंट के लिए, तफरी के लिए, तब वो लाइव तफरी देखना चाहते हैं ना। मैं बात कर रही थी कि आप लाइव जब कॉमेडी कर रहे होते हैं, एक लाइव थिएटर चल रहा है, तो उसमें तो कट की वो नहीं होती है ना, गुंजाइश नहीं होती है कि आप अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हाँ कट दोबारा सीन कर लो। तो लाइव में तो आप ये सब नहीं कर सकते होते। तो उस वक्त जो है वो किस तरह से सिचुएशन को संभालता है एक्टर, या रऊफ लाला कैसे संभालते? कभी होता होगा कि आपको लाइंस भूल गई, कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ भूल गए? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा तजर्बा है कि कॉमेडियन कभी भी लाइन नहीं भूलेगा। याद करने में भी कॉमेडियन मास्टर होता है, भूलेगा नहीं। भूलने का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले का भी भूल गए, अपनी लाइन तो भूले, उसके भी क्यों भूल गए, तो भूलता कभी नहीं है। कॉमेडियन नई लाइन सोच रहा होता है ना, तो उससे पुरानी लाइन मिस हो जाती है। तो हाजिर दिमागी रखनी पड़ती है, क्योंकि 2.5 घंटे का काम है। बिल्कुल आपका, तो आपने पब्लिक बनानी भी तो है ना। बिल्कुल, ऑडियंस आती है, अगर विंडो पे आके पूछती है, पैसे खर्च करके आते हैं, लाइन में लगते हैं, टिकट्स लेते हैं, 1500-1000 रुपए की टिकट खरीदना, फिर वो आर्टिस्ट को पूछना कि ये आर्टिस्ट है, उसकी नाम से टिकट लेके आना, और अगर आपकी परफॉर्मेंस में और उसमें मजा नहीं आया तो फिर कैसे मजा आया? हाँ, वो कहते हैं ना कि मजा नहीं आया, पैसे खर्च हो गए टिकट के। अंबर ऑडिटोरियम में जब हम ड्रामा करते थे, मैं, शकील सिद्दीकी, सिकंदर सनम, तो पब्लिक में शर्तें लगती थी। क्या? आज लाला को खा जाएगा सिकंदर, आज सिकंदर को लाला खा जाएगा, आज शकील खा जाएगा। और फिर ड्रामा खत्म होता था, लोग 25-25 लोग खड़े होते थे बाहर, आके कहते थे हमें, यार हमें 25 आदमी को रोटी खिलानी है लाला भाई, आपकी वजह से आज आप रह गए, आज आप पे शकील का जुमला भारी हो गया, सिकंदर का भारी हो गया। मैं कहता था कल आना, हाँ कल आना, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। फिर कल आया तो मैंने उन पे बारे में, आज लाला भाई हमारी कसर निकल आएगी, आज हम दूसरे से खाएंगे। तो इस तरह होता है। तो आपको लगता है कि अब वो वाली ऑडियंस है? अब देखें, जनरेशन चेंज होती है, काम, हर काम चेंज होता रहता है ना, हर चीज, मतलब अब वो ऑडियंस तो जो हमें देखने आती थी ना, वो लड़के 30-35 साल के थे, वो आज लड़के 50 साल के हो गए। कोई फला पार्टी जमात में चला गया, कोई दाढ़ी रख के फला जमात में चला गया। अब उनके बच्चे जो हैं वो हमें कभी कभार देखने आ जाते हैं, या हमारी पुरानी ऑडियंस आती है। ईद के दिनों में हम जब ड्रामा करते हैं तो वो देखने के लिए आती है, अपने आप को खुश करने के लिए, एंजॉय, यार हम लोग का ड्रामा। हाँ, और कुछ पुरानी यादें ताज़ा वो पुरानी यादें जो केबल वाले चला लेते हैं, पुराने ड्रामे हमारे उमर भाई के, वो ड्रामे जब चल रहे होते हैं तो लोग देखते हैं, तो फिर वो लोग आते हैं, यार ये ड्रामे कहाँ होते हैं, वो पूछते हैं कंप्यूटर पे, वहाँ पे लोगों से, सोशल मीडिया पे, ये ड्रामे होते कहाँ थे। अब उनको ये ही नहीं पता कि ये ड्रामे कहाँ होते थे, कराची में ही होते थे, बिल्कुल हम ही करते थे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जवाल क्यों हुआ? देखिए, जवाल की कई वजूहात हैं, आप इसको सवाल नहीं कर सकते।
रुक गया, चले सवाल नहीं करते हम, इसको यूं कर लेते, रुक गया। ब्रेक को देखिए, सवाल कभी भी नहीं हुआ थिएटर में, ना अल्लाह लाए, थिएटर रुक गया थोड़ी देर के लिए। इसमें कोई एक वजूहत नहीं है। एक वजूहत तो ये है कि हम जब हिट हुए ना 1989-90 में, शहर के हालात खराब हो, बिल्कुल ऐसे ही है, खराब होते चले गए, तो लोग घरों से निकलते हुए डरते थे। उन जमाने में भी हमने ड्रामे किए, ठीक है। जब हमने पहला ड्रामा अंबर ऑडिटोरियम में किया था, पहला दिन 14 आदमी कराची में शहीद हुए थे उस वक्त। लेकिन हम ड्रामा बंद नहीं किया, प्रोड्यूसर ने बोला हम करेंगे, एंटरटेनमेंट जो है तो चलनी हमारा चाहिए। लॉस हुआ, फिर हालात थे। अब क्या है कि कुछ आर्टिस्ट चले गए दुनिया से, हाँ, लियाकत भाई चले गए, सिकंदर सनम, अच्छे आर्टिस्ट चले गए, तो अब लोड किस पे आ गया? रऊफ लाला शकील से दिखी बस। और बाकी सलीम आफरीदी वो अच्छा काम करते हैं मेरे साथ, वो भी होते कभी कभी, लेकिन वो टीवी वगैरह इधर उधर ज्यादा करते हैं। बाकी जो नए लड़के हैं अब उन पे लोड आ गया, तो वो करते हैं। हम साल में कर लेते हैं कभी, वरना ज्यादातर टीवी करते हैं, शोज कर लेते हैं, शादी ब्याह के कर लिए, बाहर मुल्कों में कर लिए शो, कंपनी के शोज कर लिए। लेकिन लोग देखना चाहते हैं, इसीलिए तो ईद पे कर रहे हैं हम लोग। अब्बा शादी करा दे ड्रामे का नाम है हमारा। क्या बात है, मतलब इस ईद पर जो है वो मीठी ईद पे और कुछ खट्टा मीठा सा देखने को मिलेगा। समझ रहे थे, वो खट्टा मीठा ये समझ लें आप कि रबड़ी खराब हो गई खट्टी भी हो गई और वो मीठी भी हो गई, बिल्कुल। और ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी बातें मजीद चलती रहेंगी। यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम और मैं हूं शैला महमूद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रऊफ लाला। और अपने मज़े मज़े की बातों और चुटकुलों से जो है वो पूरी दुनिया को तो हंसाते ही हैं। आज इंटरव्यू में भी हम काफ़ी हंस चुके हैं। अच्छा रऊफ, मुझे ये बताएं कि ये हंसी के शगुफे जो थे पाकिस्तान में, तो आपके जो है ना वही शगुफे मशहूर हुए और लोगों ने बहुत आपको पसंद किया। फिर हमने देखा कि रऊफ लाला जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो भारत में भी झंडे गाड़ के आ गए, तो वो सिलसिला कैसे बना? वो भी एक अल्लाह ताला का खास करम था मुझ पे शैला, कि एक दिन रात में सोया हुआ था तो मुझे फोन आया। मैंने देखा कोई नंबर, तो पड़ोसी मुल्क का है, इंडिया का। तो मैंने उठाया तो डायरेक्टर थे उस शो के, पंकज सरस्वत। उन्होंने कहा कि यार हमारा एक शो यहाँ हिट हुआ है, ठीक है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, तो क्या आप उसमें हिस्सा लेंगे? तो मैंने कहा किस नौयत का? कहना उसमें स्टैंड अप करते हैं। तो मैंने कहा जी मैं स्टैंड अप नहीं करता। मैंने फोन रख दिया। अच्छा ये भी हुआ है? फोन रख दिया। फिर उनका फोन आया, कहने लगे नहीं वो स्टैंड अप हम करवा लेंगे आपसे। मैंने कहा यार करवाने की बात अलग है, मैं करता ही नहीं हूँ, एक चीज मुझे आती ही नहीं है। सही। तो कहने लगे नहीं आप यस करें। मैंने कहा अच्छा चलें जी यस है। तो उन्होंने कहा सुबह आपसे बंदा जो है ना अभी आपको फोन करेंगे। एवर रेडी एक इदारा है, वहाँ समीना होती थी, सतीश आनंद साहब का इदारा है, समीना मैडम होती थी। उन्होंने अहमद को भेजा, सुबह मेरे पासपोर्ट लेके गए, वीजा लगा दिया इंडिया का। वीजा लग गया, मैं गया ही नहीं, मैं उमर भाई का ड्रामा करने लग गया। उनकी फिर कॉल आई, यार आपने वीजा लगवा लिया, आप आए नहीं। तो मैंने कहा अच्छा आप फिर दोबारा लगवाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा हम दोबारा लगा देते हैं आपको। तो मैंने कहा ये किस नौयत का, इसमें पैसे कितने मिलेंगे? उन्होंने कहा जी पैसे नहीं मिलते, ये कंपटीशन है, मुकाबला। अच्छा। तो मैंने कहा मैं बगैर पैसों के काम करता नहीं, कोई भी हो। तो उन्होंने कहा अच्छा हम आपसे कोई बात कर लेंगे, कोई मतलब नहीं। मैंने कहा हम आपसे कर लेंगे बात, लेकिन आपने आना जरूर है, हमने आपका ड्रामा देखा है बकरा किस्तों पे, हमें आपकी जरूरत है। चलो अच्छा, मैं गया था शैला देखने के लिए बॉम्बे और हाजी अली का मज़ार, तो पांच समंदर के बीच में। मैंने कहा वो देखेंगे, सीरियस क्या लेना है, कंपटीशन। मेरे घर वाले तो खिलाफ थे सारे। आपने कहा चलो वीजा तो मिल ही रहा है। मैंने कहा खाना पीना होटल सब इनकी है। तो मैं चला गया, मैं हाजी अली मैं उतरा हूँ जिस दिन, हाजी अली के मज़ार गया, वहाँ दुआ की कि आप समंदर के अंदर अपनी कुर्सी लगा के बैठे हो, मुझे लाफ्टर की कुर्सी चाहिए। ये हाजी अली से मैंने रिक्वेस्ट की मज़ार पे, आप अल्लाह के वली अल्लाह हैं, दुआ कीजिए हमारे। हम आ गए अपना होटल। दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल, उन्होंने कहा आपके पास कुछ आइटम है अपने सोलो, मैंने सुना है। उन्होंने कहा जी ठीक है ओके। क्वार्टर फाइनल में जीत गया। क्या बात है। फिर आप थोड़ा सीरियस होना शुरू हुए। नहीं सीरियस तो मैं हुआ ही नहीं था ना, मैं आपको बताऊं। ये शो तो ये रिकॉर्ड है इंडिया का कि इसके बाद एक शो का एक और मतलब मुकाबला नहीं था, वो ऐसे सुपर
तरह का एक एपिसोड था, सुपर कॉमेडियन एपिसोड, वो हुआ। फिर इसके बाद सेमीफाइनल किया। सेमीफाइनल में भी इंडियन एक्टर आए हुए थे, मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, मुझे अपना सेमीफाइनल बहुत अच्छा याद आता। मैं वो करके पाकिस्तान आ गया तो पता चला सेमीफाइनल में मुझे निकाल दिया। अच्छा, मुझे निकाल दिया और प्रताप फौजदार और ख्याली को रख लिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो हाजी अली के बाजार पे हाजिर नहीं आ रहा हूँ। तो उनके फोन शुरू हो गए, कहने लगे कि भाई आप आ जाए। मैंने कहा आपने मुझे निकाल दिया, फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी आपकी। अच्छा, मैंने कहा मैं क्या करूँगा वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आके, भाई बोला नहीं आपको आना पड़ेगा, ये वो बड़ा मुझे प्रेशर किया। मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री पे एंटर हुआ वहाँ। फिर दोबारा जाते हैं, फिर दोबारा जाता हूँ इंडिया। मैं गया तो वो सुपर 7 जो थे ना वो बैठे हुए थे। मैंने उनके होते ही कह दिया, मैंने कहा बात सुनो, मैं तो इसमें था नहीं, मुझे लाए हैं वाइल्ड कार्ड में, अब तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, मैं अब नहीं छोड़ूंगा। अब मैंने फिर रात को मैं बैठा, फिर मैंने कहा यार अब तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी नाम आ गया, समझ लो आपकी तो इज्जत पे बात आ गई है बॉस। 150 कॉमेडियन थे जिसमें से सुपर 7 पहुंचे थे। कुछ पाकिस्तानी और आर्टिस्ट भी थे, मैं भी था, इंडियन भी थे। इंडियन वो आर्टिस्ट थे जो मतलब 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लेके वन मैन शो करते हैं इंडिया में, उनको लिया हुआ था। उसमें हम लोग बिल्कुल नए, और मैंने तो कभी किया भी नहीं था। मैं तो थिएटर का तजुर्बा था, तो वो मैंने फिर शुरू किया। फिर आप यकीन करेंगे कि ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लें कि 100 में से आदमी कितने नंबर लाता है। 100 में से 100 ही ला सकेगा, इससे तो ज्यादा नहीं लाएगा। इससे ज्यादा कैसे हो सकता है। तो वो 100 नंबर भी क्या थे कि 20 नंबर जो थे वो शेखर सुमन के, 20 नंबर सिद्धू भाई के, कितने हो गए? 40 बिपाशा बासु के हो गए, 20 कितने हो गए वो गेस्ट के? 60 20 स्टूडियो ऑडियंस के हो गए, 80 20 जो बाहर लाइव देख रही है ऑडियंस उसके हो गए, वो वोटिंग करते हैं, 100 हो गए। जो रनर अप था वो 97 लाया। मैं तो हिल गया, मेरा पता नहीं क्या होगा। इंडिया के रियलिटी शो का रिकॉर्ड है 107। क्या बात है। किसी रियलिटी शो में किसी को भी नहीं मिले कि अल्लाह ताला ने। वो फिर ऑडियंस ने आपको जितवाया होगा ना। जितवा गया, मतलब है कि वो आपको पता चल गया रात में, रात जिस दिन ऑनियर हुआ है ना उसी रात आप स्टार बन गए। क्या बात है। ओहो, ऐसा स्टार कि आपको फोन आ रहा है स्टार प्लस के ऑफिस से कि आप अकेला बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? आपके साथ गार्ड जाएंगे, आपके साथ स्पॉट बॉय। क्या बात है। उसकी वजह ये है ना कि आप तो हैं भी पाकिस्तान से। हाँ, खुदा ना खास्ता कोई दूसरा बंदा कुछ कर दे, इतनी सी ब्लेड भी मार दे तो वो चैनल को बंद कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ की आवाम, वहाँ के दूसरे चैनल उसके बारे में कह देंगे, लोग बताओ ये अपने चैनल वाले अपने आर्टिस्ट को दिफा नहीं कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर पाबंदियां शुरू हो गई। सही। वो जो मैं खुला खुला इंडिया में घूमता था ना वो सब बंद हो गया। अरे आप तो फिर वो स्टार बना दिया ना वो, भाई आप घर में ही बैठो, जो चाहिए आपको मिल जाएगा, जहाँ जाना हो गाड़ी आ जाएगी, सिक्योरिटी के बगैर आप जा नहीं सकते। सही सही। 10 साल काम किया हमने, है एंजॉय किया आपने बहुत किया। और लाफ्टर चैलेंज का जो मुकाबला था, जिस दिन फिनाले था उस दिन सुबह 6 बजे मेरी उठने की आदत होती थी, 7 बजे गाड़ी आ जाती थी मैंने, तो मेरे दाएं टेबल पे आयतल कुर्सी पड़ी हुई थी। तो मेरी आंख खुली ना तो आयतल कुर्सी में, मैंने कहा यार अल्लाह तेरी आयतल कुर्सी देखी, आज लाफ्टर की कुर्सी मुझे। 6 बजे की बात है, सुबह 6 बजे की बात। और फिर गाड़ी आई, हम लोग फिल्म सिटी गए, वहाँ सेट पे गए सभी। शाम 4 बजे मेरी एंट्री हुई है, 6 बजे का उठा हूँ 10 घंटे बाद। शाम 4 बजे जब उस वक्त तो फ्रेशनेस सारी सब खत्म हो तो बिल्कुल वेट करते करते यार। और वो जाने से पहले आप आइटम सुनते हैं, असिस्टेंट उनके असिस्टेंट क्या सुनाएंगे। मेरी तरफ कोई आ ही नहीं रहा। मैं सबको बोला मेरे आइटम तो सुनो, मेरे तो सुनो। नहीं लाला भाई हम तुम्हें आपका आइटम सुनो, तुम्हें नहीं, कोई नहीं आप कर लोगे। अरे भाई ऐसे कैसे कर लूंगा यार, कोई सुन ही नहीं रहा। मैं अकेला कोने में बैठा चाय पी रहा था, मैं देख रहा, मैंने यार मेरा तो कोई सुन ही नहीं रहा, सबके सुन रहे। मैंने आज जान लड़ाई दो। फिर मैंने उसकी मतलब है कि कुदरती ऐसा हुआ कि वो शुरू के 4 कॉमेडियन गए, वो बिल्कुल ही हल्के गए। जब मैं गया तो वो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, छत से लग गया। फिर वो बात हो गई कि हर बंदा ये कह रहा आप ही जीतोगे, आप ही जीतोगे। मैं दुआ की अल्लाह से, या अल्लाह आपको कंप्यूटर भेज, वरना वन साइड फैसला ये। तो फिर राजू निगम जो शेखर सुमन का राइटर है उसकी एंट्री अच्छी गई। फिर आगे कंपटीशन हुआ कि आज ही अब ये जीत सकता है, हाँ, ये जीत सही है। फिर इसको कहते हैं कड़ाके का मुकाबला। फिर हुआ कड़ाके का मुकाबला।
तो मेरे उस ऑडिशन में मेरे लाफ्टर फर्स्ट का विनर था सुनील पाल, सेकंड का मैं विनर था, थर्ड का कपिल शर्मा। मेरे वाले सेकंड में कपिल शर्मा ऑडिशन में फेल हो गए। अच्छा, फिर यहाँ तीसरे में जीते। सही सही। और मुझे इंडिया से बहुत मोहब्बत मिली, मुझे इंडिया वालों ने जिताया और वो हकदार को हम देते हैं कि यार नहीं ये डिजर्व करता है, इसको मिलना चाहिए। बिल्कुल। काम तो मैंने दुआ की अल्लाह ताला से, शायद ही कोई एक्टर को ये दुआ करे जो दुआ मैंने की कि या अल्लाह मुझे कभी सुपरस्टार मत बनाना और नंबर 1 टॉप एक्टर नहीं, मुझे ऐसा एक्टर बनाना कि लोगों के दिलों में जिंदा रहूं हमेशा और मेरा काम चलता रहे, मेरा किचन चलता रहे। तो देखें आज भी मैं 42 साल हो गए मुझे, माशाल्लाह। मेरी शोहरत में भी अल्लाह ताला दिन ब दिन तरक्की दे रहा है, काम में भी निखार आ रहा है, हिम्मत भी आ रही है, पैसे भी बढ़ रहे हैं, जो मांगता हूँ वो मिल जाए। मतलब है कि वो नहीं है स्टार, वो मुझे चाहिए भी नहीं। बिल्कुल। और इसी खूबसूरत बात के साथ जो है वो हम प्रोग्राम के जो है वो अख्ताम की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ लाला हमें टाइम देने के लिए, और इतनी सारी मज़े की बातें आज हमने की हैं और बहुत सारे इंकशाफात भी इन्होंने आज किए हैं। तो खैर उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए जो है वो मुझे और रऊफ लाला को दीजिए मैं इजाज़त लेने से पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा शैला। आप मेरी बहनों की तरह, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आप भी मुझसे प्यार करती हैं और बहुत पुराना साथ है हमारा। मैं आपके इस चैनल को क्या है, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लिए दुआएं हैं मेरी, अल्लाह ताला और तरक्की दे से। और इसके ज़रिए मैं पैगाम दूंगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में इस मुक़द्दस महीने में हमारे मुल्क के हालात बेहतर करें। आमीन। चोरों से हमारा छुटकारा हो जाए। आमीन। और कोई ऐसा अल्लाह का आमीन बोलूंगी। हाँ, अल्लाह कोई ऐसा वली भेज दे। आमीन आमीन। आमीन। सबसे ज्यादा जो परेशान है ना इस वक्त वो मुतवस्सित। बिल्कुल मुतवस्सित। बिल्कुल। अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जो बीच वाले हैं ना वो अपनी सफेद पोशी को कायम रखने के लिए बेचारे इधर कर्जा कर वो सब ये पिस गए हैं। बिल इतने आ रहे हैं, हर चीज आ रही है। अल्लाह ताला सबको बस हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ सलामत रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाला, आपकी इख्तितामी दुआ भी बड़ी अच्छी कर दी है, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह आपसे जो है वो अगले हफ्ते ऐसे ही किसी आर्टिस्ट आपके पसंदीदा शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आपने जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।